नमस्कार मित्रों, दिस इज मी जय सिंह दिस साइड। आज 5 बजे 5 मिनट इस क्लास में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के बीच चल रही राइवलरी की, जहां पर स्पेक्ट्रम की लड़ाई चल रही है। जानेंगे क्या है स्पेक्ट्रम, जानेंगे क्यों यह मुद्दा ज्यादा चर्चा में है और क्या भारत के मुकेश अंबानी को लाभ होगा और क्या एलन मस्क को लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के दो सबसे अमीर इंसान एलन मस्क और मुकेश अंबानी के बीच मुकाबला बढ़ता जा रहा है और ये मुकाबला भारत के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मार्केट के लिए है। पिछले हफ्ते भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह ब्रॉडबैंड के लिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी की जगह प्रशासनिक तरीके से किया जाएगा। इसके बाद से ही मस्क और अंबानी लगातार चर्चा में है। मस्क पहले भी नीलामी मॉडल की आलोचना करते हैं, जबकि अंबानी इसका समर्थन करते हैं। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कवरेज के अंदर कहीं भी इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर सकता है। इस खासियत की वजह से दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंच के लिए ये एक बेहतर विकल्प है, जहां पारंपरिक तौर पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ऐसे क्षेत्र में जहां पर जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्रॉडबैंड का एक सप्लीमेंट होता है, वहां पर यह सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए यह आवंटन किया जा रहा है। इससे डिजिटल पहुंच की खाई को पाटने में मदद मिल सकती है। भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर ने अभी तक स्पेक्ट्रम प्राइसिंग का ऐलान नहीं किया है और कमर्शियल सैटेलाइट इंटरनेट सुविधाएं अभी शुरू नहीं की गई हैं। हालांकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट यूजर्स की तादाद 2025 तक 20 लाख लोगों तक पहुंच सकती है। तो काफी बड़ी संख्या है। 2025 तक 20 लाख लोगों तक सैटेलाइट जो यूजर होंगे वह इसका उपयोग कर रहे होंगे। मस्क और अंबानी में मुकाबला की अगर बात करें तो मार्केट में मुकाबला काफी ज्यादा है। इसमें इस क्षेत्र की करीब आधे दर्जन कंपनियां हैं और इसमें अंबानी की रिलायंस जियो प्रमुख है। टेलीकॉम सेक्टर पर अपना दबदबा दिखाने के लिए जियो ने एयरवेव नीलामी में अरबों रुपए निवेश किए हैं। इसके लिए अब जियो ने लग्जमबर्ग स्थित एक जाने माने सैटेलाइट ऑपरेटर SES एक्स्ट्रा के साथ हाथ मिलाया है। जहां मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक्स बेहतर स्पीड के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट यानी धरती से 160 और 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है, वहां SES अधिक ऊंचाई पर स्थित सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है, जो कि ज्यादा किफायती सिस्टम है। सैटेलाइट सिग्नल जमीन पर मौजूद रिसीवर तक पहुंचते हैं और उसे इंटरनेट की जो डेटा है उसमें तब्दील करते हैं। मस्क की कंपनी स्टारलिंक के पास ऑर्बिट में 6419 सैटेलाइट मौजूद है और 100 देशों में 40 लाख सब्सक्राइबर हैं। वह साल 2021 में ही भारत में सेवाएं शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन नियम कानूनों की मुश्किलों के कारण इसमें देरी आई। कई लोगों का कहना है कि अगर इस बार उनकी कंपनी भारत आती है तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में विदेश निवेश बढ़ाने की कोशिशों को बढ़ावा मिलेगा। इससे सरकार की कारोबारी को समर्थन दिखने वाली छवि को भी चमकाने में मदद मिलेगी। साथ ही वे दावे भी गलत साबित होंगे जिनमें कहा जाता है कि सरकार नीतियां अंबानी जैसे दिग्गज कारोबारियों के पक्ष में बनाती है। हालांकि अतीत में नीलामी का फैसला भारत सरकार के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, लेकिन जब इस बार सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक तरीके से करने का फैसला किया, तब सरकार ने अपने बचाव में यह दावा किया कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय नियमों की तर्ज पर किया गया है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? तो काउंटर पॉइंट रिसर्च के तकनीकी विश्लेषक गुरुत ओवेन कहते हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को आमतौर पर नीलामी के जरिए आवंटित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें लगी लागत का कारोबार में निवेश पर असर पड़ सकता है। इसके विपरीत प्रशासनिक आवंटन ये तय करेगा कि स्पेक्ट्रम का बंटवारा इस क्षेत्र के योग्य खिलाड़ियों के बीच हो। इससे स्टारलिंक को मुकाबले में आने का मौका मिल सकता है। लेकिन अंबानी की रिलायंस कंपनी का कहना है कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नीलामी का होना जरूरी है, क्योंकि भारत में लोगों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस देने के लिए कोई भी साफ कानूनी प्रावधान नहीं बनाए गए हैं। अक्टूबर महीने की शुरुआत में टेलीकॉम रेगुलेटर को लिखे गए पत्रों में रिलायंस ने सरकार से अपील की कि उपग्रह आधारित और जमीनी स्तर पर जो टेरेस्ट्रियल वायरलेस सिग्नल होते हैं उन सेवाओं के लिए समान अवसर प्रदान करने का रास्ता तैयार हो। फर्म ने भी कहा कि सैटेलाइट तकनीक में हाल ही में हुई तरक्की ने सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के बीच अंतर को धुंधला कर दिया है और यह भी कि सैटेलाइट आधारित सेवाएं अब सिर्फ उन इलाकों तक सीमित हैं जहां टेरेस्ट्रियल नेटवर्क की परियोजनाएं मौजूद है। एक पत्र में कहा गया है कि स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी की मदद से भारत के टेलीकॉम कानूनों के तहत किया जाता है। वहीं प्रशासनिक आवंटन की अनुमति महज सार्वजनिक हित, सरकारी कामों या तकनीकी और आर्थिक कारणों के मामलों में दी जाती है। मस्क ने क्या सवाल पूछा? एक्स पर मस्क ने कहा कि स्पेक्ट्रम ITU ने बहुत पहले ही सैटेलाइट के साझा स्पेक्ट्रम के लिए खाका तैयार किया था।
डिजिटल तकनीक के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन दुनिया के लिए नियम तय करती है, जिसमें भारत उसका एक सदस्य है और उसके समझौते पर भी दस्तखत भारत के हैं। जब रॉयटर न्यूज एजेंसी ने खबर दी कि मुकेश अंबानी सरकार को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की पैरवी कर रहे हैं, तब मस्क ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इस पर लिखा, मैं उन्हें फोन करूंगा और पूछूंगा कि क्या स्टारलिंक को भारत के लोगों के लिए इंटरनेट सुविधाएं मुहैया कराने से आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। ओवन कहते हैं कि प्रशासन के प्राइसिंग के तरीके के विरोध से अंबानी को रणनीतिक फायदा हो सकता है कि इससे स्टारलिंक भारतीय बाजार से बाहर हो जाए, लेकिन नीलामी का समर्थन करने वालों में इकलौते मुकेश अंबानी ही नहीं है। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा है कि शहर के लोगों को सेवा प्रदान करने का इरादा रखने वाली कंपनियों को बाकी कंपनियों की तरह टेलीकॉम लाइसेंस लेना चाहिए और स्पेक्ट्रम खरीदना चाहिए। मित्तल भारत के दूसरे सबसे बड़े वायरलेस ऑपरेटर हैं। वो अंबानी के साथ टेलीकॉम बाजार के 80% हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। भारत में कितने यूजर हैं अगर इसकी बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट महेश uppal कहते हैं कि इस तरह का विरोध बचाव का एक तरीका है, जिसका मकसद लंबी अवधि में खतरा मानी जाने रही विदेशी कंपनियों के लिए इसे महंगा बनाना है। हालांकि यह तुरंत ऐसा मुकाबला देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन सैटेलाइट तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। बड़ी टेरेस्ट्रियल कारोबार वाली भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को यह डर है कि सैटेलाइट जल्द ही मुकाबले में आ सकते हैं और उनके दबदबे को चुनौती दे सकते हैं। दांव पर साफ तौर पर विशाल भारतीय बाजार है। कंसल्टिंग कंपनी EY पार्थेनन के मुताबिक भारत 140 करोड़ लोगों में से 40% लोगों के पास अब भी इंटरनेट की पहुंच नहीं है। इसमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। चीन की बात करें तो दुनिया भर के ऑनलाइन ट्रेंड पर नजर रखने वाली डेटा रिपोर्टल के मुताबिक चीन में करीब 1.09 बिलियन इंटरनेट यूजर है, जो भारत के 751 मिलियन इंटरनेट यूजर के करीब 340 मिलियन अधिक है। भारत में इंटरनेट अपनाने की दर अभी भी वैश्विक औसत से पीछे है, जो कि 66.2% है। लेकिन हाल ही में हुई अध्ययनों से पता चला है कि इस देश का यह अंतर अब कम हो रहा है। भारत में मोबाइल डेटा सस्ता है। अगर इस पे बात करें तो अगर कीमत सही तरीके से तय की जाए तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इस अंतर को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी सहायक हो सकता है। यह ऐसे ऐप का नेटवर्क है जो कि रोजमर्रा की चीजों को इंटरनेट से जोड़ता है और उन्हें एक दूसरे से बात करने की सुविधा मुहैया कराता है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक भारत में कीमत को तय करना सबसे जरूरी होगा, जहां मोबाइल डेटा दुनिया भर के मुकाबले में सबसे सस्ता है, महज 12 सेंट प्रति गीगाबाइट। 12 सेंट प्रति गीगाबाइट। तकनीकी विश्लेषक प्रशांतो के रॉय कहते हैं कि भारतीय ऑपरेटरों के साथ कीमतों की इस जंग को कोई नहीं रोक सकता है। मस्क के पास खूब पैसा है, वह भारत के घरेलू बाजार में अपने पैर जमाने के लिए कुछ इलाकों में मुफ्त सेवाएं भी दे सकते हैं। स्टारलिंक ने पहले से ही केन्या और दक्षिण अफ्रीका में कीमतों को कम कर रखा है। हालांकि यह आसान नहीं हो सकता है। 2023 की रिपोर्ट में EY पार्थेनन ने जिक्र किया कि स्टारलिंक की ज्यादा लागत सरकारी सब्सिडी के बिना मुकाबले को मुश्किल बना सकती है, क्योंकि स्टारलिंक की लागत दिग्गज भारतीय ब्रॉडबैंड कंपनियों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है। ग्लोबल कवरेज देने के लिए MEO सैटेलाइट की तुलना में बहुत ज्यादा LEO सैटेलाइट, जिसका इस्तेमाल स्टारलिंक के लिए होता है, की जरूरत होती है, जो लॉन्च और रखरखाव की लागत को बढ़ाते हैं। और भारतीय ऑपरेटर के कुछ डर बिना किसी वजह के भी हो सकते हैं। ओवन कहते हैं कि कारोबार कभी भी पूरी तरह से सैटेलाइट पर स्विच नहीं करेंगे जब तक कि कोई टेरेस्ट्रियल ऑप्शन ना हो। टेरेस्ट्रियल नेटवर्क हमेशा सैटेलाइट की तुलना में सस्ते होंगे, सिवाय कम आबादी वाले इलाकों में। मस्क को पहले कदम उठाने का फायदा मिल सकता है, लेकिन सैटेलाइट मार्केट का विकास बहुत धीरे से होता है। अंतरिक्ष के इंटरनेट को लेकर दुनिया के दो सबसे अमीर इंसानों के बीच जंग सचमुच शुरू हो गई है। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या यह राइवलरी अपने मुकाम तक पहुंचेगी, विजेता कौन बनेगा? क्या भारतीय स्पेक्ट्रम पर जो अधिकार है मुकेश अंबानी का, वह उसी रूप में कंटिन्यू चलता रहेगा, या फिर एलन मस्क के एंट्री से कुछ बदलाव आएगा? दीजिए कमेंट में अपनी राय। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।